तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। ये हर जगह है, हमारे हाथ के फोन से लेकर हमारे कपड़ों तक। पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसे भारतीय हाई स्कूल की किताबों की मदद से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या। फिर हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें एमएनसीज कहते हैं, इस पूरे खेल को चलाती हैं। हम ये भी जानेंगे कि टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों ने कैसे इस पूरी प्रक्रिया को इतनी रफ्तार दी। इसके बाद हम भारत पर इसके अच्छे और बुरे असर को देखेंगे, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि इस सिस्टम को सबके लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हाथ में जो स्मार्टफोन है या कोई भी बड़ी मशीन, वो बनती कैसे है? शायद लगता होगा कि ये सब एक ही फैक्ट्री में बन जाता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसकी कहानी पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो देखिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी काम कैसे करती है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का डिजाइन अमेरिका में तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बेस्ट डिजाइन इंजीनियर्स हैं। फिर उसके पार्ट्स बनते हैं चीन में, क्योंकि वहाँ मजदूरी कम है। इसके बाद उन पार्ट्स को मेक्सिको या पूर्वी यूरोप भेजा जाता है उन्हें जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जगहें बड़े बाजारों के पास हैं। और जब प्रोडक्ट बिक जाता है और उसमें कोई दिक्कत आती है, तो कस्टमर केयर के लिए कॉल कहाँ लगता है? भारत में। ये सब क्यों होता है? ताकि कंपनी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने अभी देखी, इसे ठीक से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को जानना होगा। ये शब्द ही इस पूरी कहानी की नींव हैं। तो सबसे पहला सवाल, वैश्वीकरण है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया के अलग अलग देशों का व्यापार और निवेश के जरिए एक दूसरे से तेजी से जुड़ना है। बस इतना ही। और इस पूरी कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं, वो हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां, जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं। गूगल, कोका कोला, सैमसंग, ये सब ऐसी ही कंपनियां हैं जिनका कारोबार सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब एक और शब्द आता है, निवेश। ये क्या होता है? सोचिए कोई दुकान खोलने के लिए पैसा लगाता है। किस उम्मीद में? कि उससे और पैसा कमाएगा। बस यही है निवेश। जब पैसा लगाकर और पैसा बनाने की कोशिश की जाती है, और जब यही काम कोई एमएनसी मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर करती है, जैसे वहां कोई फैक्ट्री लगा दी, तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। इसी तरह एमएनसीज दुनिया भर में अपना काम फैलाती हैं। चलिए अब इन एमएनसीज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। असल में यही तो वो इंजन है जो ग्लोबलाइजेशन की गाड़ी को दौड़ाते हैं। देखते हैं कैसे। इस तस्वीर को देखिए, ये एमएनसीज के काम करने का तरीका बहुत अच्छे से समझाती है। एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हैं। क्यों? सस्ते लेबर और संसाधनों की तलाश में। और ऊपर जो फल फूल रही हैं शाखाएं, वो हैं उनके ब्रांड्स और उनका जबरदस्त मुनाफा। तो सवाल ये है कि ये एमएनसीज दूसरे देशों में अपना कंट्रोल कैसे जमाती हैं। देखिए इनके पास कई तरीके हैं। कभी ये वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, या फिर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं कि तुम हमारे ब्रांड के लिए सामान बनाओ। और कभी कभी तो ये सीधे लोकल कंपनी को खरीद ही लेती हैं, ताकि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर कौन सी वो वजह थी जिनकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन की इस तेज रफ्तार के पीछे असल में दो बड़ी वजहें थी। पहली, टेक्नोलॉजी में कमाल की तरक्की, और दूसरी, दुनिया भर की सरकारों का अपनी व्यापारिक नीतियों को खोल देना, जिसे कहते हैं उदारीकरण। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोचिए, इंटरनेट ने तो सब कुछ ही बदल दिया। आज हम वीडियो कॉल पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो सामने ही बैठा हो। बस यही आसानी कंपनियों को भी मिली अपने दूर दराज के ऑफिस संभालने में। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एकदम आसान और सस्ता हो गया। ये जो बड़े बड़े जहाज़ों पर कंटेनर दिखते हैं ना, इन्होंने ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। चीन में बने पार्ट्स को यूरोप भेजना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। अब दूसरी बड़ी वजह थी उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारों ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। पहले जो विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगता था ना, जिसे ट्रेड बैरियर कहते हैं, उसे हटा दिया या कम कर दिया। इससे विदेशी कंपनियों के लिए दूसरे देशों में सामान बेचना और निवेश करना बहुत आसान हो गया। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर।
इन सब बदलावों का भारत जैसे देश पर क्या असर पड़ा? देखिए, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ बुरा भी। फायदों की बात करें तो सबसे पहले हम जैसे कंज्यूमर्स को देखिए। बाजार में चीजों के कितने सारे ऑप्शन आ गए। फोन, गाड़ियां, कपड़े और क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई। आईटी सेक्टर जैसी नई इंडस्ट्रीज में लाखों जॉब्स बनी। और कमाल की बात तो ये है कि हमारी कुछ अपनी भारतीय कंपनियां भी बड़ी होकर खुद मल्टीनेशनल बन गईं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि ये तस्वीरें दिखा रही हैं। एक तरफ तो दुनिया जुड़ती हुई दिखती है, पर दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच की खाई भी गहरी होती गई है। ग्लोबलाइजेशन के फायदे सब तक बराबर नहीं पहुंचे। नुकसान ये हुआ कि जो छोटे छोटे लोकल दुकानदार या प्रोड्यूसर थे, वो बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए और उनका काम धंधा बंद हो गया। सोचिए, एक छोटा खिलौने वाला चीन से आए सस्ते खिलौनों का मुकाबला कैसे करेगा? साथ ही मजदूरों की नौकरियां भी पहले जैसी पक्की नहीं रहीं। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर ग्लोबलाइजेशन के ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसे सबके लिए बेहतर, सबके लिए फेयर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब शायद इस एक लाइन में है। एक निष्पक्ष वैश्वीकरण का मतलब है कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले और फायदों में भी बराबर की हिस्सेदारी हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां फायदा सिर्फ कुछ लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। तो इसमें सरकारें क्या रोल निभा सकती हैं? देखिए, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। वो मजदूरों के हक के लिए मजबूत कानून बना सकती हैं और ये पक्का कर सकती हैं कि उनका पालन हो। वो छोटे उत्पादकों को सपोर्ट कर सकती हैं ताकि वो कंपटीशन में टिके रहें। और डब्ल्यूटीओ जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जहां व्यापार के नियम बनते हैं, वहां अपने देश के लोगों के हितों के लिए आवाज उठा सकती हैं। तो बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन ने हम सबको जोड़ा तो है, लेकिन सवाल आज भी यही है कि इसे सबके लिए निष्पक्ष बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकारों की या कंपनियों की या फिर हम सबकी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।